साथियों, क्या आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं? आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, अमेजन पे, रोजर पे आदि यूपीआई ऐप्स के माध्यम से आप पैसों का डेली लेन देन करते हैं। आपको किसी को पैसे देना होता है तो आप यूपीआई के माध्यम से सेंड कर देते हैं। भले ही आप उसका मोबाइल नंबर डाल करके सेंड कर रहे हैं या फिर उसके बार कोड को स्कैन करके सेंड कर रहे हैं या उसके अकाउंट नंबर पर सेंड कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आपको रिसीव करना होता है तो भी आप अपने यूपीआई के माध्यम से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। आप डेली यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं। आप पानी पूरी खाते हैं, उसका पेमेंट कर देते हैं उसके बार कोड पर, या आप किराने का सामान लेने जाते हैं, वहां पर आप उसका पेमेंट कर देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। इस तरह के जितने भी आपके काम होते हैं आप यूपीआई से ही करते हैं। तो क्या आपको लिमिट पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से यूपीआई को लेकर के क्या लिमिट तय की गई है? अगर आप गलती से उन लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, हम आपको वीडियो में आगे प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। कई ऐसे केसेस हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ यूपीआई करने की वजह से ही उन्होंने लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तो उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल चुका है, उनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो चुकी है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कैश लिमिट क्या है, कितनी कैश लिमिट पर कितना पैसा जमा करने पर, कितना विड्रॉल करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, कितने की आपको एफडी करने पर नोटिस मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बिल का पेमेंट अगर एक साल में आप कितना करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज करने पर आपको नोटिस मिल सकता है और कितना उसमें आप कैश ले सकते हैं, उस पर आपको नोटिस मिल सकता है। सब कुछ अगर आप बारीकी से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर डेली लाते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कैलेंडर ईयर शुरू हो चुका है 2026। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से न्यू कैलेंडर ईयर शुरू हो चुका है। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि आरबीआई की तरफ से बैंकिंग रूल्स में कई बदलाव किए गए हैं जो कि 1 जनवरी 2026 से अप्लाई भी हो चुके हैं। उस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, तो उसके लिए आप लोगों को उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो जानकारी मिल जाएगी कि क्या कुछ नए रूल्स बैंकिंग के चेंज हुए हैं और आपके जो सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, उन पर अप्लाई भी हो चुके हैं। लेकिन और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जो नया टैक्स बिल है वो 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हो जाएगा। कई सारे रूल्स चेंज हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट में भी, तो नया जो इनकम टैक्स एक्ट है वो भी अप्लाई हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। तो हम इस पर आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं पूरे विषय पर कि कौन से न्यू रूल्स हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से आपके खाते में प्रभावी हो जाएंगे। आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी गलती करने पर आपको इनकम टैक्स या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, कितनी इनकम पर आपको आईटीआर भरना जरूरी होता है, अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से पैसा अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से ले रहे हैं तो आपको कितना टर्नओवर हो जाने पर आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है। सब कुछ अगर डिटेल से जानना चाहते हैं पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम बात कैश की कर लेते हैं, क्योंकि यूपीआई के साथ साथ कैश भी जुड़ा हुआ होता है। आज के समय में जो आरबीआई है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, भारत सरकार है, वित्त मंत्रालय है, सभी की नजर कैश पर है। आप जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में करेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर नजर रखी जा रही है कि आप जितना अधिक कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको जल्दी नोटिस मिल सकता है। जितना आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतना कम चांसेस है कि आपको इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिले। उसके लिए जो लिमिट तय की गई है, अगर आप एक वित्त वर्ष में यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, इस बीच में अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हो, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, सभी में जोड़ करके अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश आप विड्रॉल करते हैं, उस दशा में आपकी जो रिपोर्टिंग है एसएफटी रिपोर्टिंग बैंक की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है। हर बैंक आपका जो पैन नंबर होता है उसी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टैक्स करता है। तो अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा एक वित्त वर्ष में डिपॉजिट किया है बैंक में या फिर विड्रॉल किया है तो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका बैंक ही कर देता है। उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भविष्य में आपको कभी भी नोटिस देकर के आपसे जवाब मांग सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप आईटीआर भरने वाले पर्सन नहीं है, आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश जमा मत करिए।
और कैश विड्रॉल मत करिए, अन्यथा आपको नोटिस मिल सकता है। वही बात आती है करंट अकाउंट की। अगर आपके पास में एक करंट अकाउंट है तो उसकी जो लिमिट है उसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फ्यूचर में नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर करंट अकाउंट है तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा ना ही कैश डिपॉजिट करना है एक फाइनेंशियल ईयर में, ना ही आपको 50 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल करना है, अगर आप ITR फाइल करके जानकारी नहीं दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से तब। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की, कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने अमाउंट के फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि एक वित्त वर्ष में अगर आप कैश जमा करके FD कर रहे हैं यानी फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी लिमिट भी 10 लाख रुपए निर्धारित है। यानी अगर आप ITR भी फाइल नहीं कर रहे हैं और कैश जमा करके FD कर रहे हैं तो फिर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की FD एक फाइनेंशियल ईयर में मत करिए। अगर इससे ज़्यादा की अगर आप FD करते हैं तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और आपसे जवाब मांगा जा सकता है, आपसे सोर्स पूछा सकता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। अगर आप उसका जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी भी इम्पोज हो सकती है। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, उसको आप अपने ITR में मेंशन नहीं करते हैं, उस दशा में आपको नोटिस मिल सकता है, आपके ऊपर पेनाल्टीज इंपोज हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप छोटे अमाउंट की भी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, भले ही वो 2 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 20,000 रुपए से ज़्यादा का कैश नहीं लेना है टोकन मनी के रूप में, यानी प्रॉपर्टी सेल करते समय या फिर प्रॉपर्टी परचेज करते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको 20,000 रुपए से ज़्यादा अमाउंट कैश का नहीं लेना है। बाकी पैसा आप 20,000 तक आप कैश ले लीजिए, बाकी आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से लीजिए, UPI से और उसके साथ ही साथ नेफ्ट RTGS चेक के माध्यम से, इन माध्यमों से लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 20,000 से ज़्यादा कैश लेते हैं तो भी आपको नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। अब बात आती है कि आज के समय में हर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान अगर आप कैश में करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा आप मत करिए। 1 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश में बिल का भुगतान करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। वहीं अगर आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा आप कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान, तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, आपसे जवाब मांगा जा सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं। अगर आप ITR फाइल करते हैं तब तो आप प्रॉपर जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुद ही दे रहे हैं कि मैं इतने का क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान करता हूँ, मेरी इतनी इनकम आती है यहाँ से, मेरी इतनी सेल है, मेरी इतनी परचेज है, मेरा इतना प्रॉफिट है, ये आप खुद ही उसमें दर्शाते होंगे। लेकिन अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है, आपको ITR फाइल करना चाहिए, यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए। भले ही उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 आ रही है, लेकिन आपको ITR फाइल करना चाहिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप खुद ही बता रहे हैं कि मेरी इतनी सेल होती है, मेरी इतनी परचेज होती है, आपके जो ट्रांजैक्शन है वो जस्टिफाई हो जाएंगे, तो फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी ITR फाइल करने का खर्च आएगा 1,000-1,500 रुपए, वो ही आपका लगेगा। बाकी आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, टैक्स आपको देना नहीं है। और गलती से अगर आपका कहीं किसी कंपनी से पैसा आया है, TDS कट के आया है, तो वो TDS भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो हो सकता है जो पैसा आपने ITR फाइल करने में लगाया वो आपको वापस मिल जाए। तो आप ITR जरूर फाइल करिए। अब हम बात कर लेते हैं UPI ट्रांजैक्शन की, कि आखिर आप UPI ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में कितना करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर GST डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, GST डिपार्टमेंट कहता है अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपकी टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर की 40 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको GST नंबर लेना अनिवार्य है। वहीं अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप CA हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, तो अगर आप कोई सर्विस देते हैं और आपकी जो फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, वो टर्नओवर है जो वो 20 लाख को क्रॉस करता है, तो भी आपको GST नंबर लेना अनिवार्य है। यानी सर्विस के मामले में 20 लाख और सेल्स के मामले में 40 लाख। अगर ये लिमिट आपकी क्रॉस हो रही है तो आपको ध्यान रखना है, आपको फिर GST नंबर लेना जरूरी है। नहीं लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर GST डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि UPI ट्रांजेक्शन हम कितना करें तो हमें नोटिस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा तो कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर GST डिपार्टमेंट या किसी भी स्रोत के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है डायरेक्ट रूप से कि आप कितना UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, इतना जरूर है कि आपके जो ट्रांजेक्शन है वो अगर आपके जेन्युइन ट्रांजेक्शन है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में अपने ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं
अपने यार दोस्तों का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, मित्रों का पैसा, रिश्तेदारों का पैसा ले रहे हैं, और उसको आप बाद में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जब आपसे जवाब मांगा जाएगा आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किस चीज़ का पैसा है, तो ये बता नहीं पाएंगे आप, तो वो फिर तो यही मानेगा कि ये आपका प्रॉफिट है। आपको ध्यान रखना है, अगर वो प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी भी इम्पोज होंगी। तो आप ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख से ज़्यादा सेंड मत करिए और 10 लाख से ज़्यादा आप रिसीव मत करिए। यानी आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख को क्रॉस ना करे आपके सेविंग अकाउंट में, तो आपके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन के लिए भी आपको नोटिस दे सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। उसमें आपको रिप्लाई देना होगा कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन आपने कहाँ से किया था, क्यों किया था, ये पैसा आपको कहाँ से मिला था, किस चीज़ का पैसा है। तो इसको आपको तो ध्यान रखना ही रखना है। बाकी अगर आप 10 लाख तक किसी को सेंड करेंगे और 10 लाख तक किसी से रिसीव करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप बिजनेस का पैसा मत लीजिए, अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन करिए। आपका जो सेविंग अकाउंट है आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपके व्यक्तिगत यूज के लिए होता है, आपकी सेविंग के लिए होता है, उसका नाम ही है सेविंग अकाउंट। और उसमें आप अगर कई लाख के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो भी बिजनेस के हैं, यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के हैं, कहीं रिवार्ड के चक्कर में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी को आप कमीशन पे कैश दे रहे हैं, पैसा आप अपने यूपीआई में ले रहे हैं, तो फिर उसमें भविष्य में आपको दिक्कत होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा तो फिर एक एक ट्रांजैक्शन की आपसे डिटेल पूछेगा, और एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल अगर आप दे नहीं पाएंगे तो फिर वो ट्रांजैक्शन जो होगा वो अनएक्सप्लेन में चला जाएगा। तो फिर उसकी जो पेनाल्टी है वो 89% तक है, तो आपके ऊपर इम्पोज होंगी और आपको पेनाल्टी पे करनी होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी डायरेक्ट नहीं बताया गया है कि इतना अमाउंट आप यूपीआई के माध्यम से ले सकते हैं, इतना दे सकते हैं। लिमिट में करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वर्ष तमिलनाडु में पानी पूरी का ठेला लगाने वाले व्यक्ति को भी जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया था। आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पानी पूरी का ठेला लगाता है था और इसकी जो एक फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर थी वो 40 लाख रुपए को क्रॉस कर गई थी। ऐसे में उसे जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया था। तो इस तरह से आपको भी नोटिस मिल सकता है अगर आप इस तरह से लिमिट क्रॉस करेंगे। बाकी अगर आप सही से ट्रांजैक्शन करेंगे, सारी चीजों का आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, तो भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपके ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, आपका गलत काम नहीं है, कहीं से गलत पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा है, तो आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नोटिस भी मिलेगा तो आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।